नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। अर्थव्यवस्था की हमारी सीरीज चल रही है और 5 या 6 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। आज हम बात करेंगे मानव विकास, बेरोजगारी एवं निर्धनता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्नों का लेवल इस प्रकार से है कि किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में आप चाहें तो हमारे वीडियो से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या है? तो भारत में जो सामाजिक संरचना हमें देखने को मिलती है उसमें सबसे प्रमुख लक्षण ग्रामीण जनसंख्या। भारत की सबसे ज़्यादा आबादी देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। लगभग 70% ग्रामीण आबादी है भारत की। इसके अलावा विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संस्कृति, तो ये भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं। नेक्स्ट है, भारत के मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सबसे पहले किस राज्य द्वारा किया गया? तो मानव विकास से संबंधित जो प्रतिवेदन था वह सबसे पहले मध्य प्रदेश के द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक किसे प्रदर्शित करता है? तो कोई भी मानव विकास सूचकांक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह बहुत सारे मदों को प्रदर्शित करता है और उसी के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसमें प्रमुख है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति घरेलू सकल उत्पाद। ये सारे संकेतकों को प्रदर्शित करता है मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था और ये पाकिस्तान के मशहूर अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले किसके द्वारा ध्यान केंद्रित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने संकेतकों पर आधारित है? तो यूएनडीपी द्वारा जो निर्धनता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है वह 10 संकेतकों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है श्रीमती हंसा मेहता। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का वह भाग जिसमें आर्थिक क्रियाओं का समाज के कल्याण से संबंध को देखा जाता है वह क्या कहलाता है? तो अर्थव्यवस्था को देखें तो बहुत सारे भागों में आप विभाजित उसे कर सकते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो विषय होते हैं उन्हें विभिन्न खंडों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि भूगोल को ही देखा जाए तो भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, दार्शनिक भूगोल। तो उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का वह भाग, वह सेक्शन जो आर्थिक क्रियाओं का समाज के कल्याण से संबंध देखता है वह कहलाता है कल्याणकारी अर्थशास्त्र, यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, 1998 में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनका क्षेत्र था कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनको आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ है? एग्जाम में पूछा गया है। यह है देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कहाँ है? तो यह है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 सितंबर को प्रतिवर्ष, विश्व साक्षरता दिवस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत में कहाँ स्थित है? यह है भोपाल में। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में अर्थशास्त्र सबसे बाद में आरंभ किया गया और अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में रैगनर फ्रिश एवं जॉन टिनबर्जन को। ये उनके गत्यात्मक इलेक्ट्रोमैटिक मॉडल के लिए दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसे बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार भी कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात कर लेते हैं बेरोजगारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हालांकि बेरोजगारी के आंकड़े देखा जाए तो अब सरकार द्वारा अधिकृत रूप से प्रकाशित नहीं किए जाते, फिर भी जो भी आंकड़े हैं उन सभी को हम देखेंगे, अपडेटेड आंकड़े। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने हेतु इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह स्थिति कहलाती है बेरोजगारी। यानी कि जो प्रचलन में मजदूरी है उस मजदूरी पर हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा है, यानी कि बेरोजगार की स्थिति में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील माना जाता है? तो कार्यशील माने जाने के लिए भारत में जो आयु वर्ग है वह है 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किया जाता है? तो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSSO के अनुसार यदि एक व्यक्ति प्रति सप्ताह केवल 28 घंटे कार्य करता है तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? तो यह स्थिति कहलाती है अति अल्प रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, NSSO के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रति सप्ताह 29 से 42 घंटे तक कार्य करता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो इस स्थिति को कहते हैं सीमित अल्प रोजगार। तो ये सब मानक आपको याद रखना है और ये सब NSSO के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। नेक्स्ट है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य के साथ 273 दिन कार्य करना क्या कहलाता है? तो इसे भी आपको याद रखना है, इसे स्टैंडर्ड वर्ष कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में देखा जाए तो बेरोजगारी के संदर्भ में स्टैंडर्ड वर्ष की जो परिभाषा है वह आपको याद रखना है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य के साथ 273 दिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को पूर्ण रोजगार युक्त कब माना जाता है? तो कोई भी व्यक्ति जब वह स्टैंडर्ड वर्ष की अवधि तक कार्य करता है तो वह पूर्ण रोजगार युक्त माना जाता है। और स्टैंडर्ड वर्ष की जो अवधि है अभी हमने देखा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य के हिसाब से 273 दिन वर्ष में। श्रमिकों की वह संख्या जो एक ही दी हुई मजदूरी पर अपनी आपूर्ति करने हेतु तैयार होते हैं, अपना श्रम देने हेतु तैयार होते हैं, क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है श्रम आपूर्ति, लेबर सप्लाई। आजकल एग्जामों में जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है देखा जाए तो वह इसी प्रकार से घुमा फिरा कर और कई बार तो सीधे सीधे परिभाषा पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ समेटा गया है कि ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, यदि आप अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न आपसे छूट नहीं पाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में किसी व्यक्ति को श्रम बल में कब माना जाता है? तो श्रम बल में कब मानेंगे किसी भी व्यक्ति को? यदि वह 365 दिनों में 183 या इससे ज़्यादा दिन रोजगार में नियोजित है तो उस व्यक्ति को श्रम बल में माना जाता है। यह भारत के संदर्भ में स्थिति है, तो ध्यान रखना है। जनसंख्या का वह हिस्सा जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए श्रम की आपूर्ति करता है तथा जिसमें नौकरी पेशा और बेरोजगार दोनों तरह के लोग शामिल हैं, क्या कहलाता है? तो ऐसे लोगों को श्रम बल में माना जाता है, ऐसे लोग श्रम बल कहलाते हैं। देखिए, श्रम तो सभी करते हैं, तो सभी प्रकार के श्रम को श्रम बल में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वह हिस्सा, जनसंख्या का वह हिस्सा जो वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए आर्थिक गतिविधियों हेतु श्रम की आपूर्ति करता है और उसमें नौकरी पेशा तथा बेरोजगार दोनों तरह के लोग शामिल हैं, ये श्रम बल में आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों की वह संख्या जिसमें वे वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के योग्य और इच्छुक हैं, वे श्रम बल यानी कि लेबर फोर्स में आएंगे। और लेबर फोर्स में आपको ध्यान रखना है, इसमें रोजगार युक्त व्यक्ति और बेरोजगार दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था में कार्यबल से क्या तात्पर्य है? वे सभी व्यक्ति जो वास्तव में काम कर रहे हैं, न कि वे जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, वे अर्थव्यवस्था में कार्यबल कहलाते हैं। सीधा सा समझ लेते हैं इसको।
हम सबसे पहले बेरोजगार व्यक्ति की संख्या यदि निकालना समझ जाएंगे तो हमें श्रम बल और कार्यबल दोनों समझ में आ जाएगा। तो श्रम बल में हम किसे शामिल करते हैं? श्रम बल में वे व्यक्ति जो रोजगाररत हैं, यानी कि जो किसी न किसी रोजगार में है, वो भी आते हैं और बेरोजगार दोनों आते हैं। ठीक है ना? तो श्रम बल में रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, जबकि कार्यबल में सीधे जो रोजगार करते हैं, जिनके पास कुछ न कुछ रोजगार है, वे ही शामिल होते हैं। तो कार्यबल उस बल को बताता है जो कि वास्तव में काम कर रहे हैं, जबकि श्रम बल उनको बताता है जो काम कर रहे हैं और जो काम करने के इच्छुक है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि बेरोजगार हैं। तो यदि बेरोजगार व्यक्ति की संख्या निकालनी है तो श्रम बल में से यदि कार्यबल को माइनस किया जाए तो बेरोजगार व्यक्ति की संख्या निकल जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है श्रम बल और कार्यबल। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन मुख्यतः किन कारणों से आता है? तो यह प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण तथा मांग के प्रतिमान में बदलाव के कारण। तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब तकनीकी परिवर्तन आता है तो बहुत सारे जो श्रम बल होते हैं उस तकनीक को अपना नहीं पाते हैं, उस तकनीक के अनुकूल शिक्षित नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में बेरोजगार हो जाते हैं। इसके अलावा मांग में भी बदलाव आता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जब कंप्यूटर आया तो बहुत सारे ऐसे लोग बेरोजगार हो गए या अयोग्य हो गए जो जिन कार्यालयों में कंप्यूटर मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने लगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर आया, तकनीक में परिवर्तन हुआ, तो वे उस मांग को पूरा नहीं कर पाए और उन्हें नौकरी से या तो हटा दिया गया या फिर वो बेरोजगार हो गए। दूसरा, मांग के प्रतिमान में बदलाव। तो पहले देखा जाए तो घड़ी, लैंडलाइन फ़ोन, साइकिल वगैरह की डिमांड बहुत होती थी। तो अब देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन के आने से घड़ी की डिमांड कम हो गई, लैंडलाइन फ़ोन की डिमांड कम हो गई। ऐसे ही आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो कुछ समय पहले तक बहुत ही ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में प्रचलन में थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के आने से उनका अस्तित्व धीरे धीरे अब समाप्त हो गया है। तो मांग में बदलाव हुआ है और इस प्रकार से बदलाव के कारण जो बेरोजगारी आती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी में रखी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, औद्योगिक ढांचे का पिछड़ापन, नवीन तकनीक का आगमन, पुरानी उत्पादन प्रणाली या मांग के प्रतिमान में बदलाव से संरचनात्मक बेरोजगारी आती है और भारत में मुख्य रूप से इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रचंड बेरोजगारी में सामान्यतः श्रमिक की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है? तो यहाँ पर 0 होती है प्रचंड बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता। और इस प्रकार की स्थिति हम कृषि में देख सकते हैं। मतलब कि जो कृषि कार्य 2 आदमी के द्वारा किया जा रहा है उसमें जबरदस्ती 3 से 4 लोग लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो 2 लोग मिलकर उपजाते थे उसी उपज को 4 लोग 5 लोग भी मिल जाए तो वही उत्पादन हो रहा है। थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो हम कह सकते हैं प्रचंड बेरोजगारी में सामान्यतः श्रमिक की उत्पादकता 0 होती है। भारत में किस क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यह है केरल में। तो केरल में देखा जाए तो साक्षरता सबसे ज़्यादा है और निश्चित रूप से शिक्षित बेरोजगार का जो प्रतिशत है वह केरल में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1976 में पारित हुआ था, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना, यानी ग्रामीण विकास से संबंधित था और इसका उद्देश्य था कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं उन्हें रोजगार दिलाया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के 8वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? तो इसके अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 13.3% हो गई है। हालांकि देखा जाए तो अभी वर्तमान में बेरोजगारी दर में बहुत ही उतार चढ़ाव आ रहा है। उसका एक प्रमुख कारण कोरोना काल है, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखें कि यह सितंबर 2020 में जो NSO का जो 8वां चक्र का जो सर्वेक्षण आया था उसके अनुसार है।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर यानी कि कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कुल कितने श्रमिक थे। यहाँ पर 2011 की जनसंख्या के संदर्भ में बात हो रही है और यह है 39.8%। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो संगठित और असंगठित दो क्षेत्र होते हैं। तो असंगठित क्षेत्र जो होता है उसे अनौपचारिक क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कार्यबल का कितना भाग अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में है, यानी कि असंगठित क्षेत्र में हम कह सकते हैं। तो यह है लगभग 90% कार्यबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। तो कृषि तथा स्वनियोजित उद्यम के अलावा वे सभी निजी उद्यम जिनमें 10 से कम श्रमिक कार्य करते हैं वे सभी अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह से प्रश्न कि अनौपचारिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है या अनौपचारिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के समक्ष कौन सा एक खतरा सदैव उपस्थित होता है। और ये सबसे बड़ा खतरा है रोजगार पर, और यह है रोजगार की अनिश्चितता, यानी कि कब रोजगार खत्म हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और कोरोना काल में देखा जाए तो यही हमने देखा कि जो भी अनौपचारिक क्षेत्र थे, असंगठित क्षेत्र थे, सबसे ज़्यादा हालत खराब उन्हीं की रही, सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति उन्हीं की खराब हुई। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरा यही रहता है, रोजगार की अनिश्चितता। चलते हैं आगे, देखते हैं निर्धनता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। सबसे पहले देखते हैं निर्धनता का अर्थ। निर्धनता क्या है। जीवन के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा को प्राप्त करने की अयोग्यता की स्थिति, यानी कोई भी व्यक्ति जब जीवन के लिए जो बुनियादी आवश्यकता है उसको प्राप्त करने में अयोग्य है तो वह स्थिति गरीबी कहलाती है। और जो व्यक्ति इस स्थिति का सामना करता है वह गरीब कहलाता है। नेक्स्ट है, समाज के औसत व्यक्ति की अपेक्षा किसी व्यक्ति के उपभोग, आय एवं संपत्ति के अभाव को क्या कहा जाता है। तो यह सापेक्षिक गरीबी कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सापेक्षिक गरीबी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सापेक्षिक गरीबी यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या बताती है। तो यह हमें बताती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा का अभाव क्या कहलाता है। तो यह निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। तो निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी को थोड़ा सा आपको समझ लेना है। सापेक्ष गरीबी व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है कि कौन व्यक्ति कितना गरीब है। यानी कि यदि मैं 100 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, तो चलो जो व्यक्ति 1 लाख रुपए प्रति माह कमाता है तो उससे तो मैं गरीब ही हूँ, ठीक है। लेकिन समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो 1 रुपया या 2 रुपया कमाते हैं, तो इनके बनिस्बत तो मैं अपेक्षाकृत अमीर हूँ। तो कहने का मतलब कि व्यक्तियों के बीच जो गरीबी की तुलना होती है तो उनके बीच जो आय की विषमता होती है तो ये सापेक्षिक गरीबी कहलाती है। वहीं दूसरी ओर निरपेक्ष गरीबी की यदि बात करें तो कोई व्यक्ति जैसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह निरपेक्ष गरीबी कहलाता है, यानी कि भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाएं। आगे चलते हैं, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है। तो यह दिया गया था रेगनर नर्स महोदय के द्वारा। निर्धनता के दुष्चक्र को यदि समझा जाए तो कोई भी व्यक्ति जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम है तो निश्चित रूप से जो निर्धन है उनकी आय कम होगी। आय कम होने से बचत कम होती है, ठीक है, मांग कम होती है, और मांग और बचत जब कम होती है तो पूंजी निर्माण की दर कम होती है, और पूंजी निर्माण की दर कम होने से उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होने से रोजगार कम होगा, और रोजगार कम होने से आय कम होगा, और जब आय कम होगा तो फिर से बचत दर कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी। तो ये एक प्रकार से जो चक्र चलता है इसे निर्धनता का दुष्चक्र कहा जाता है, और इसे देने वाले हैं रेगनर नर्स महोदय, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि गरीबी का कारण गरीबी है, कोई गरीब है क्योंकि वह गरीब है। तो यह सिद्धांत है गरीबी का दुष्चक्र, यानी कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहता है कि गरीबी का कारण गरीबी है। तो आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब क्यों है। गरीब इसीलिए है क्योंकि वह शुरू से गरीब है, यानी कि वह शुरू में गरीब है, और गरीबी के कारण जो विभिन्न प्रकार की स्थितियां आ रही है वह उस चक्र से निकल नहीं पा रहा है और फिर से वह गरीब ही रह जाता है। तो
यह कहा गया है गरीबी के दुष्चक्र में कि गरीबी का कारण गरीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता मापन हेतु सर्वमान्य विधि कौन सी है? तो गरीबी का मापन करने के लिए सर्वमान्य विधि आपको बताना है। तो ऐसी कोई भी सर्वमान्य विधि नहीं है गरीबी का मापन करने हेतु। लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में गरीबी के मापन हेतु NSSO द्वारा किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यह है शीर्ष गणना अनुपात यानी कि हेड काउंट रेशियो। और हेड काउंट रेशियो में जनसंख्या में शामिल उन व्यक्तियों को गिना जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो गरीबी रेखा से जो भी नीचे हैं उन सभी व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है, उनकी गणना की जाती है। अगला प्रश्न, वह सीमा बिंदु जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन तथा निर्धनी में विभाजित करता है क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं निर्धनता रेखा यानी कि गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक स्तर पर निर्धनता रेखा की सीमा क्या है? तो ये विश्व बैंक के अनुसार कहा गया है। तो वैश्विक स्तर पर 1.25 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय से जो कम है वह निर्धनता रेखा की सीमा है। तो यह एक निर्धनता रेखा की सीमा है जो ध्यान रखना है, विश्व बैंक के अनुसार है ये। नेक्स्ट है, निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण जो सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि को निष्प्रभावी बना देता है क्या है? तो निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण यही है, वह है तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। अब तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसकी वृद्धि को यह निष्प्रभावी बना देती है। यानी कि यदि आय बढ़ भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसी अनुपात में जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की विश्व विकास सूचक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निर्धन लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो यह है भारत में। सबसे ज़्यादा निर्धन लोगों की संख्या विश्व में भारत में है। और रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 1.3 अरब निर्धन जनसंख्या का लगभग 36% आबादी केवल भारत में है जिनकी आय $1 प्रतिदिन से कम है। और यह जो आंकड़ा है हो सकता है थोड़ा पुराना हो, लेकिन कोविड काल के बाद देखा जाए तो इसमें व्यापक बदलाव आने की संभावना दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? तो यहाँ पर उपभोग संबंधी आंकड़े गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है। अब देखते हैं गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु गठित विभिन्न समितियां। तो सबसे पहले है वाई के अलग समिति 1977 में गठित हुई थी और योजना आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है लकड़वाला समिति 1989 में गठित हुई थी और यह भी योजना आयोग द्वारा गठित हुई थी। अगला है सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में योजना आयोग के द्वारा इसकी भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सी रंगराजन समिति वर्ष 2012 में, यह भी योजना आयोग द्वारा गठित हुई थी। और इसके बाद है अरविंद पनगरिया टास्क फोर्स, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। चूँकि 2015 में योजना आयोग नहीं था, अस्तित्व समाप्त हो चुका था, उसके जगह नीति आयोग आया था, तो इसीलिए नीति आयोग द्वारा गठित हुआ था अरविंद पनगरिया टास्क फोर्स गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु। तो ये समितियां आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण एवं शहरी निर्धनता हेतु अलग अलग मूल्य सूचकांक की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो लक्कड़वाला समिति थी, इन्होंने सिफारिश की थी जो ग्रामीण गरीब है और जो शहरी गरीब है उनके लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक बनाया जाए। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति ने गरीबी माप हेतु क्या आधार माना था? तेंदुलकर समिति ने उपयोग व्यय को। नेक्स्ट है किस फार्मूले के अनुसार सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों हेतु अलग अलग निर्धनता रेखा बनाई गई थी? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। तो यह है लक्कड़वाला फार्मूले के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता अनुमान के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धनता अनुमान के लिए योजना आयोग नोडल एजेंसी थी, लेकिन अब चूंकि यह समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, तो आपको बताना है कैसे। तो यह है कैलोरी प्राप्ति से, तो कैलोरी के आधार पर ही यहाँ पर गरीबी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने हेतु प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी निश्चित की गई है? तो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी
और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। तो यहाँ पर कैलोरी मुख्य रूप से गरीबी रेखा के निर्धारण करने हेतु आधार बन जाता है। अब बात करते हैं 2011-12 में भारत में गरीबी का आकलन। तो उसके अनुसार तो विभिन्न प्रकार की जो समितियां हैं तो उनके आधार पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रंगराजन समिति के अनुसार। तो इनके अनुसार 29.5% गरीबी थी भारत में 2011-12 के संदर्भ में। तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9%, आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 एवं योजना आयोग के अनुसार 21.9%, भारत सरकार के अनुसार भारत में गरीबी 21.9%। तो ये भारत सरकार के अनुसार आपको याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 13-14 के अनुसार और तेंदुलकर समिति के अनुसार। नेक्स्ट है यूएनडीपी के अनुसार। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यूएनडीपी जो सूचकांक प्रयुक्त करता है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसमें हमने देखा कि 10 सूचकांकों के आधार पर वह निर्धारण करता है। तो उसके अनुसार भारत में 53.4% गरीबी है। और जबकि विश्व बैंक के अनुसार यदि हम अनुमान लगाएं तो $1.25 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार पर भारत में 40% लोग गरीब हैं। तो ये सभी डाटा आपको याद रख सकते हैं जो आपको एग्जाम में काम आ सकता है, चाहे प्री हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। इसके अलावा ये डाटा की सूची आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं योजना आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा था। तो सबसे ज़्यादा गरीबी प्रतिशत वाला राज्य था छत्तीसगढ़, 39.33% गरीबी थी। अगला प्रश्न है किस विचारधारा के अनुसार यह माना जाता है कि देश में सकल घरेलू उत्पाद की अच्छी वृद्धि दर गरीबी को स्वतः दूर कर देगी। तो यह विचारधारा है ट्रिकल डाउन विचारधारा। टपकन सिद्धांत यानी कि ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी बढ़ाने हेतु औद्योगिकरण पर बल दिया जाता है। और जब औद्योगिकरण बढ़ेगा, उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा और आय में वृद्धि होगी और लोगों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और इस प्रकार जिससे जो औद्योगिक विकास होगा उसका लाभ लोगों तक रिस कर पहुंचेगा। तो यह ट्रिकल डाउन विचारधारा कही जाती है। और भारत में देखा जाए तो गरीबी उन्मूलन हेतु 1951 से 1974 तक इसी नीति पर ध्यान दिया गया था, लेकिन गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया और यही कारण था कि इस नीति को छोड़ते हुए 5वीं योजना में गरीबी उन्मूलन हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी यह कहता है कि यदि आप जीडीपी बढ़ाते हैं और जीडीपी बढ़ाने के लिए औद्योगिकरण करें, औद्योगिकरण से उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, तो जो अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा तो उस पैसे का जो टपकन सिद्धांत के द्वारा है वह समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहां तक अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन यह सक्सेस भारत में नहीं हुआ ट्रिकल डाउन थ्योरी। नेक्स्ट है निर्धनता उन्मूलन हेतु 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। 1982 में लाया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को आरंभ किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वह महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो यह न्यास यानी कि ट्रस्टीशिप पर आधारित है। तो गांधीवाद यानी कि गांधी जी जो अर्थव्यवस्था चाहते थे वे संपत्तियों के केंद्रीयकरण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो भी संपत्ति है वह ट्रस्ट की है, एक ट्रस्ट बना दिया जाए, उसी के अनुसार समाज में जो भी व्यक्ति है सभी का हक उस पर होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है, जो गांधीवादी मॉडल है, उसको ट्रस्टीशिप अवधारणा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत में गरीबी निवारण हेतु सरकार के दृष्टिकोण के बारे में। तो भारत में जो गरीबी
निवारण करने के लिए सरकार द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गया समय समय पर, उन दृष्टिकोणों को हम देख लेते हैं। तो प्री के हिसाब से भी और मुख्य परीक्षा में भी आपको यह काम आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं समृद्धि आधारित दृष्टिकोण। तो जो हमने ट्रिकल डाउन थ्योरी देखा, यानी कि जीडीपी को हम बढ़ाएं और प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होगी तो समाज के जो निर्धन वर्ग है उन तक इसका लाभ पहुंचेगा। दूसरा, इसके बाद अपनाया गया निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। तो विशेष कार्यक्रम इस दौरान चलाए गए। तो आप देखेंगे कि 5वीं योजना में जब गरीबी उन्मूलन जो नारा दिया गया, तो उसके बाद देखेंगे तो बहुत सारे सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं लाई गई जिनका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, लोगों को रोजगार देना था। तो ऐसे कार्यक्रम में देखा जाए तो विशेष कार्यक्रम थे जैसे कि आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना, रोजगार, सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा, और इनके द्वारा निर्धनता निवारण करने का प्रयास किया गया। तीसरा बात करें दृष्टिकोण, तो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, यानी कि समाज के जो भी निर्धनतम वर्ग है उनकी जो न्यूनतम आवश्यकता है, जैसे कि भोजन किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देना। तो वर्तमान में देखा जाए तो यही नीति चल रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ले ले, चाहे खाद्य सुरक्षा योजना ले ले, तो व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकता है उसी पर केंद्रित अभी मुख्य रूप से सरकार की योजनाएं चल रही हैं, और इनका प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो गरीबी उन्मूलन ही है। तो इसको आप अच्छे से याद रखें, माइंड में रखें, इसका यूज आप मुख्य परीक्षा में भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के महत्वपूर्ण आयाम क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर, ये 3 हैं महत्वपूर्ण आयाम। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर से जुड़े कितने मानकों का प्रयोग किया जाता है? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की यहाँ बात हो रही है, और 10 मानक का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी तीव्रता की माप हेतु उपयुक्त माप क्या है? तो गरीबी की जो तीव्रता है कितनी है? तो यही है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसके आधार पर हम माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र का प्रयोग होता है किस संदर्भ में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। लॉरेंज वक्र लोगों के बीच आय विषमता ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। दूसरा है गिनी गुणांक, तो ये भी आपको याद रखना है। गिनी गुणांक का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो आय वितरण की विषमता ज्ञात करने में। यहाँ पर लोगों के बीच आय विषमता ज्ञात की जाती है, और यहाँ पर आय वितरण में विषमता ज्ञात की जाती है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। अर्थव्यवस्था की सीरीज पूरी कंप्लीट आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और निश्चित रूप से यदि हमारे वीडियो को आप नियमित रूप से देखते हैं तो कोई भी एग्जाम होगा एक दिवसीय, शायद ही कोई क्वेश्चन बचेगा जो एग्जाम में पूछा जाता हो। थैंक यू वेरी मच।